हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका नेशनल इनकम के बारे में। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम सर? नेशनल इनकम के बारे में। क्लास 12th में होगा आपका चैप्टर, बहुत सौ में क्लास 11th में होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो बेसिकली जो हमारे क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। पहले चैप्टर की वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाए थे और मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी मुझे पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहां देख लेना। और अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप वगैरह चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सारे सोशल हैंडल के आईडी दे रखी है, वहां पे आके मेरे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब बढ़वा देना थोड़े से, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आपका ये चैप्टर नेशनल इनकम। तो सबसे पहली बात, नेशनल इनकम क्या होती है सर? नेशनल इनकम का मतलब है हमारा, ध्यान समझिएगा, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है कि फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, उसके जोड़ को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। यानी कि इट इज द सम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट ने फैक्टर इनकम कितनी अर्न करी है उसके जोड़ को हम क्या कहेंगे सर? नेशनल इनकम कहेंगे। तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक अरे क्या यार बच्चों, माइंड डाइवर्ट कर देते हो। नेशनल इनकम का मतलब क्या है कि सर फैक्टर इनकम और किसने कमाई हो? नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो ये दोनों ही वर्ड अलग अलग समझते हैं अभी कि सर फैक्टर इनकम क्या और नॉर्मल रेसिडेंट कौन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम हमारी वो इनकम होती है जिसके लिए आपने फैक्टर सर्विसेज दी हैं, यानी कि जिसके लिए आपने कुछ ना कुछ मेहनत करके पैसा कमाया है, वो आपकी फैक्टर इनकम है। हो सकता है आप कहीं पर जॉब करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हो सकता है आपने अपना घर जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको दे रखा हो रेंट पर, तो आपको रेंट मिलेगा। हो सकता है आपने किसी के बिजनेस में पैसा लगाया हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये सारी हमारी फैक्टर सर्विसेज हैं जो हमारे द्वारा दी जा रही हैं और इसके रिगार्डिंग आपको जो पेमेंट मिलता है इन रिटर्न, वो आपकी फैक्टर इनकम है। याद रखिएगा, वो सारा पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, फैक्टर सर्विसेज दे कमाया है, और आपके इकोनॉमिक्स में उसके लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज फैक्टर इनकम में आती है। सर तो क्या जो भी हमारा गिफ्ट है, डोनेशन है, स्कॉलरशिप है, ये नहीं आएगा? नहीं, ये सभी हमारे करंट ट्रांसफर होते हैं या यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं। इस वजह से ये नेशनल इनकम में नहीं आते। बाबू को गिफ्ट दिया, समझ सकते हो किस बाबू की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी आ रही है तो गिफ्ट जाएंगे, ये सब भी हमारे कौन से हैं? करंट ट्रांसफर है सर, यहां पर नहीं आएगा। तो अभी आपको ये समझ में आया कि सर नेशनल इनकम क्या, कि सर नेशनल इनकम का मतलब होता है फैक्टर इनकम किसने कमाई? हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने एक साल के अंदर, उसके जोड़ को हम नेशनल इनकम कहते हैं। और अभी आपको समझ में आया कि फैक्टर इनकम क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो कौन होता है। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब है वो व्यक्ति, अगर मैं इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट की बात करूं, अगर मैं 2022 में जानना चाह रहा हूं कि हमारे इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, तो वो व्यक्ति जो 2021 में इंडिया में ही रहे, यानी कि पिछली पूरी साल कहां रहना चाहिए? इंडिया में ही रहना चाहिए। और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कमाना, सेविंग करना, खर्च करना, इन्वेस्ट करना, ये भी उसी कंट्री में लाइज होना चाहिए, वो हमारा कहलाएगा नॉर्मल रेसिडेंट। तो अभी हमको ये समझ में आया है सर कि हमारी नेशनल इनकम क्या है? हमारी नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाई गई फैक्टर इनकम के जोड़ को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो यहीं पर नेशनल इनकम के साथ साथ हम डोमेस्टिक इनकम को भी देखेंगे। मैं एनआई से नेशनल इनकम को डिनोट कर लेता हूं और मैं डीआई से डोमेस्टिक इनकम को डिनोट कर लेता हूं। अब हम समझते हैं दोनों में फर्क क्या है। नेशनल इनकम कहती है कि फैक्टर इनकम अर्न करी हो नॉर्मल रेसिडेंट ने, फर्क नहीं पड़ता चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, लेकिन वो रेसिडेंट कहां का होना चाहिए? इंडिया का होना चाहिए। लेकिन डोमेस्टिक इनकम ये कहती है कि फैक्टर इनकम
फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो लेकिन नॉन रेसिडेंट ने कमाई हो, लेकिन इंडिया के अंदर। दोबारा समझना, नेशनल इनकम कहती है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए सर, और डोमेस्टिक इनकम भी यही कहती है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, लेकिन नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम किसकी होनी चाहिए? सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट की फैक्टर इनकम होनी चाहिए, भले ही फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिया के अंदर कमा रहा है या इंडिया के बाहर कमा रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या कहता है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, और चाहे नॉर्मल रेसिडेंट की हो चाहे नॉन रेसिडेंट की हो, लेकिन इंडिया के अंदर। तो आई होप सो कि आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में चेंज कर दो, कैसे करोगे? यहां पर हम कौन सी इनकम जोड़ देंगे? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। और यहां से अगर मैं कहूं डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करो तो क्या करोगे? फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट माइनस कर देंगे। तो ये आई होप सो कि यहां पर ये क्लियर होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि जो कन्वर्जेशन करते हैं, आप कन्वर्जन करते हैं जीडीपी को, जीडीपी, एमपी, एफसी वगैरह में, उनके लिए आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि नेशनल इनकम का जो आपका न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको ये आना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस को मैं जी से डिनोट करता हूं और नेट को मैं एन से डिनोट करता हूं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया था, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं देखी अब जाके देख ले नालायकों। ग्रॉस को फर्क क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारे पास कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तो या न्यू एसेट्स पर करा है या पुरानी एसेट्स पर करा है। तो अगर ऐसा है तो ग्रॉस में मुझे बताओ, जब पुरानी चीज शामिल है तो डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? डेप्रिसिएशन होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स में क्या डेप शामिल होगा? नहीं होगा सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जीडीपी को एनडीपी में चेंज कर दो, सर ग्रॉस में डेप शामिल है, नेट में शामिल नहीं है, ग्रॉस में शामिल है, नेट में शामिल नहीं है, ग्रॉस में डेप आता है, नेट में डेप नहीं आता। तो अगर ग्रॉस को नेट में चेंज करोगे तो क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन को माइनस, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो जब आप जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करने जाएंगे तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, और अगर आप एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे सर? अगर आप एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा? डेप प्लस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर होगा, जीडीपी और एनडीपी। जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करना है, जीडीपी और एनडीपी। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये पॉइंट बहुत ही ध्यान समझना, बहुत जरूरी पॉइंट है, और इसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आपको जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? यहां हमको डोमेस्टिक दे रखा है और यहां हमको नेशनल दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि सर डोमेस्टिक में फैक्टर इनकम आती है, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा आई हो या नॉन रेसिडेंट के द्वारा आई हो, लेकिन इंडिया के अंदर। लेकिन फैक्टर इनकम, लेकिन नेशनल इनकम क्या कहती है? नेशनल कहती है सर फैक्टर इनकम होनी चाहिए और नॉर्मल रेसिडेंट की होनी चाहिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना जिसका नाम है NFIA, नेट फैक्टर इनकम, है ना? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, आपको समझना है। ये जो NFIA है वो एक तरीके का इन दोनों का डिफरेंस है, NFIA। लेकिन सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस है? भाई अगर मान लीजिए आप डोमेस्टिक को नेशनल से माइनस कर रहे हो तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि डोमेस्टिक की वैल्यू ज्यादा है या नेशनल की वैल्यू ज्यादा है? ध्यान समझिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो इसका मतलब है नेशनल वाले का जो सम है वो ज्यादा है। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तो इस सम को क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? इसको प्लस कर दोगे। जब आप डोमेस्टिक से नेशनल में जाओगे तो इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कर दोगे। और अगर आपको दे रखा है नेट फैक्टर इनकम
पेड टू अब्रॉड या टू अब्रॉड, उस कंडीशन में डोमेस्टिक वाले का अमाउंट ज्यादा है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या कर देंगे माइनस। तो आप मुझे ऐसी बात बताओ कि अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हो, ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हो और यही दे रखा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। सर कोई और तरीका याद समझना, ये जो एफ है यहां पर और यहां पर है पी, जो एफ है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ नेशनल की टीम की तरफ से खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा। बड़ा प्लेयर है एफ से, एफ बड़ा प्लेयर है, एफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो एफ कह रहा है कि मैं सिर्फ नेशनल की तरफ से खेलता हूं, डोमेस्टिक तरफ से नहीं खेलूंगा। और ये जो पी है ये कह रहा है कि मैं डोमेस्टिक तरफ से खेलता हूं, नेशनल से नहीं खेलता। तो मुझे बताओ जो एफ है वो किसका दोस्त है, नेशनल की तरफ से खेलेगा, और जो पी है वो किसका दोस्त है, डोमेस्टिक की तरफ से खेलेगा। तो अगर आपको एफ दे रखा है और आप डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सर वो नेशनल में खेलेगा, उसको हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो एफ नहीं खेलेगा, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ऐसे ही पी डोमेस्टिक से खेलता है, नेशनल से नहीं खेलता, तो जब भी पी डोमेस्टिक से नेशनल जाएगा तो माइनस और नेशनल से डोमेस्टिक में जाएगा तो प्लस। और उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि आप नहीं करते। आप बस ये कहते हैं सर आग लगा दी, भूकंप लगा दिया, सर आग लगाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब आपको जीडीपी दे रखा है एमपी, और आपसे मैं कहूं कि बेटा जीडीपी एफसी निकालिए। जीडीपी एमपी दे रखा है और आपसे मैं कहूंगा जीडीपी एफसी निकालिए। तो जो आपका एमपी है, हमें फर्क किसमें समझना है सर, एमपी में और एफसी में। एमपी में क्या होता था, जिसको मार्केट प्राइस कहते हैं, एमपी में और एफसी में पहले कोई फर्क नहीं था, दोनों बराबर हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मार्केट प्राइस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। तो उससे क्या हुआ, इस मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और जब भी सरकार को हम टैक्स वगैरह देते हैं तो सरकार हमें उसके बदले सब्सिडी देती है, जो कि कुछ टैक्स में कटौती हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा और सब्सिडी माइनस हुआ, जिसकी वजह से ये जो एमपी था वो एफसी से ज्यादा हो गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपको वापस से एमपी को एफसी के बराबर में लाना है तो हम क्या करेंगे, एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एफसी के। सर अगर हम एफसी को एमपी में चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर आपको क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो आपको इन दोनों का कुछ नहीं करना, क्योंकि पापा राजी तो क्या करेंगे बेटे, है ना। तो जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और आप एमपी से एफसी में जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, और एफसी से एमपी में जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे। ये कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम में आपके लिए बहुत काम आएगा। अब हम समझते हैं कि सर जो भी हमारे 3 मेथड हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, थोड़ा फेस पे भी लगा लूं, काला हो गया है ना, उसको आपको कैसे करना। सबसे पहला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, और जिस तरीके से इसके नाम में आपको दिख रहा है प्रोडक्ट मेथड, तो यहां पर किससे रिलेटेड बात होगी, प्रोडक्शन से रिलेटेड बात होगी। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट परचेस को उसमें नहीं लेंगे। तो बेसिकली मैं आपको इसका फॉर्मूला अगर लिखवाऊं तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड या वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। लेकिन मैं आपके सामने पूरा फॉर्मूला ओपन करके रखता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अरे नाटक की फ्लो में चला गया थोड़ा सा। फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सर सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक और माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन। अब आप थोड़ी ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मूले से हमारा निकल के आता है जीडीपी एमपी।
आप कह सकते हैं सर कि प्रोडक्ट मेथड से हमारा क्या निकल के आता है, जीडीपीएमपी। और इस जीडीपीएमपी से आपको क्या करना है, क्या निकालना है, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा। बेसिकली बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे, आपसे इनमें से कोई एक चीज निकलवा लेगा, शेष निकलवा लेगा, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक या इंटरमीडिएट कॉस्ट निकलवा लेगा, ठीक है ना। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला है हमारा चेंज इन स्टॉक का। तो अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का कोई काम नहीं है। ऐसे ही इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब होता है परचेज। ध्यान समझना, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है तो किसी भी तरीके की परचेज को नहीं लेंगे, और नहीं दे रखा तो सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ मशीन नहीं लेंगे। इस मेथड से क्या निकलेगा सर, जीडीपीएमपी। ओके, आई होप सो आपके समझ में आया होगा। दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड नाम से समझ में आ रहा है, इनकम मेथड। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी इनकम आती है नेशनल इनकम में, सर फैक्टर इनकम आती है। और इनकम मेथड से हमारा निकलता है एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि भाई इस एनडीपीएफसी का क्या करना है। इनकम मेथड से क्या निकलता है सर, एनडीपीएफसी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली बहुत इजी फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर फॉर्मूले को खोलूंगा ना, फॉर्मूले खोलने की बात हो रही है तो आपको अगर सर ये क्या सर, देखो फॉर्मूला देखो, इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ये बेसिकली फॉर्मूला होता है हमारा किसका, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है। और इनकम मेथड से क्या निकलता है सर, एनडीपीएफसी। लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हमारा आता है वेजेस या सैलरी, क्योंकि ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो एक एम्प्लॉइज को मिलेगी, या पेमेंट इन काइंड, किसी और तरीके से पेमेंट किया हो। अब हर तरीके कोई और गलत मत समझना, मेरी बातों पे गलत चले जाते हैं आप लोग। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस, सैलरी, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज या एम्प्लॉयर जो भी दे रखा हो आपको, और रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन वगैरह। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है आपका रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में भी आपका क्या आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, रिटेन अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम एज इट इज ऐसे ही नाम से दे रखा हुआ, क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्टर इनकम का मिक्सचर होता है, इस वजह से इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब बात ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं तो इसके अंदर जो चीजें आती हैं, वेजेस या सैलरी इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, पेंशन और रिटायरमेंट, इनमें से किसी चीज को नहीं लिया जाएगा क्योंकि पापा मौजूद है इधर। और अगर आपसे कहे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालो तो सिर्फ इन्हीं चीजों को ऐड करोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे रखा है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का कोई काम नहीं है, और प्रॉफिट दे रखा है तो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, उसका भी कोई काम नहीं है। लेकिन अगर पापा नहीं दे रखे तो बच्चों से काम चलाया जाएगा। अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते हो तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को लोगे, है ना। और प्रॉफिट में भी देखना है कि ये चीजें रखी है, ये चीजें रखी है। इस फॉर्मूले से क्या आएगा सर, इस फॉर्मूले से आएगा हमारा एनडीपीएफसी। आई होप सो कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नहीं भी आओ तो तारीफ कर देना यार, ऐसी कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करेगा, टॉपर बना देगा आपको। अरे अब तो लाइक करेंगे सर, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। हाँ जी, तीसरा मेथड होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा नाम से हमारा सर खर्चे होंगे यहाँ पर, और खर्चों के चर्चे तो होते ही हैं। फरवरी आ रही है सर, खर्चे खर्चे होंगे, क्या बताएं सर, टेडी भी देना है, रोज भी देना है। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा क्या होगा, बहुत ही इसमें बस एक ही ट्रिक याद रखनी है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा फाइनल गुड्स पर जो खर्चा किया जा रहा है वो, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड वगैरह करता है, प्लस ग्रॉस
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपको इंपोर्ट दे रखा है नेट इंपोर्ट, इट मींस कि इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है। यहां पर बस आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में, या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो उस केस में हम लोग चेंज इन स्टॉक को ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगा। और इस एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम लोग क्या निकालते हैं सर? जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी निकालते हैं, और जीडीपीएमपी को क्या करना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां पर आज की वीडियो में हमने नेशनल इनकम अभी पढ़ा, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है वो पढ़ी, नेशनल को डोमेस्टिक इनकम में कैसे करेंगे वो पढ़ा, तीनों मेथड पढ़े और कन्वर्जन पढ़ा। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं जीडीपी की, जैसे मैं कहूं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर जीडीपी बढ़ेगा तो उससे वेलफेयर ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे दारू, अरे सर पिएंगे आज तो, मतलब नहीं पिएंगे नहीं। जब आपको याद होगा 2019 में लॉकडाउन लगा था, तब कुछ टाइम के लिए हमारे इंडिया में जो हमारी लिक्विड शॉप्स हैं वो खोली गई थी, और एक हफ्ते में ही आपने देखा था यूपी में कितने करोड़ की दारू सेल हुई थी। अब उसके सेल होने से जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन क्या भला हुआ होगा समाज का? नहीं हुआ होगा। दूसरी चीज एक्सटर्नलिटीज जिसको कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का मतलब है कि आपने कुछ अच्छा किया और उस अच्छा करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिला, आपने कुछ बुरा किया और उस बुरा करने पर भी आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अपने घर के पास पार्क रखा है, वहां पे लोग आते हैं घूमते हैं, क्या इस चीज के लिए कोई पैसा चार्ज करूंगा? मैं नहीं करूंगा, लेकिन सर मैं तो कर लूंगा, मैं तो पैसे आने चाहिए कैसे भी आए सर। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। नेगेटिव में क्या है? मान लीजिए मैं यहाँ सामने से जा रहा था, अब मान लो मेरे सामने कोई सिगरेट पी रहा है, अब कोई सिगरेट पी रहा है तो उसे देख के भी मैं सिगरेट ही पीऊंगा ना, वैसे नहीं पीता मैं लेकिन पीऊंगा, लेकिन क्या उसके लिए उस बंदे को कोई पेनल्टी लगेगी? नहीं लगेगी। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेशनल इनकम का पूरा जो था कंसेप्ट वो मैंने वन शॉट वीडियो में मोस्टली कवर किया है। फिर भी अगर कुछ रहता है तो मैं आने वाले पार्ट्स में जो टीआर जैन की बुक है उससे कराऊंगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए